हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपये की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी के इस लेक्चर में केवल हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2017, 2018 में पूछे गए हैं और 2019 के एग्जाम में अलग अलग राज्यों में पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वियान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हाईलाइटेड है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 330 के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। एससी एसटी जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 330 इसका सही आंसर होगा। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, चेक करिए खुद को कितने आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आगे बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ऑप्शन आपके सामने है, पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र में जस्टिस का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच करती है। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हाईलाइटेड है। तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पे है, और ये दोस्तों कोची में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केरल हाई कोर्ट। आगे बात करेंगे, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से बनाया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 63वां संविधान संशोधन, 69, 74 या फिर 76। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें 69 संविधान संशोधन की, तो दोस्तों 69 संविधान जो संशोधन है यानी कि अमेंडमेंट है वो 1991 में हुई थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 69वां संशोधन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी कितने से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। ये सभी के सभी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यपाल को महाभियोग से भी नहीं हटाया जा सकता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। राज्यपाल को राज्यपाल के ऊपर दोस्तों महाभियोग के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। दोस्तों पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए कि जो छठी अनुसूची है, लेकिन छठी अनुसूची से पहले आपको पांचवी अनुसूची क्लियर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो संविधान की पांचवी अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? अनुसूचित क्षेत्रों से रिलेटेड है। और पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिखा गया है। और दोस्तों जिन्होंने अनुसूची यानी कि शेड्यूल से रिलेटेड लेक्चर अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, अटेंड कर लीजिए। पॉलिटी सेशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पॉलिटी सेशन से अलग से फोल्डर बनाया गया है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों वहाँ पे हमने इनको ट्रिक्स के जरिए याद करने की कोशिश की है शेड्यूल्स को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बात करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है? संघ और राज्य से क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी किससे है, तीसरी किससे है, चौथी किससे है? दोस्तों हमने इसके ऊपर खास वीडियो बनाया गया है, तो वहाँ पे आप इसको ट्रिक्स के जरिए याद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पहली अनुसूची। और दोस्तों अनुसूचियों को अच्छे से याद करके जाना, समझ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर सभी में? दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, उपराष्ट्रपति जैसे कि आपको क्लियर है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, केवल राज्यसभा। आगे बात करेंगे, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा है अभी। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी कि दोस्तों प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चुनाव आयोग। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से संबंधित है। क्या होता है ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस? दोस्तों उन कानूनों या उन लॉज को कहते हैं, उन नियमों को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश। आगे बात करेंगे, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित किया जाता है ताकि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के लिए किसी को ज़रूरत ना हो, किसी भी वोटर्स को आवश्यकता ना पड़े। इसलिए कम से कम ये चुनाव आयोग तय करता है कि 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो हर मतदान केंद्र तक बनाया जाए। और आपको क्लियर होगा कि अब तो 100 मीटर या 200-500 मीटर की एरिया में आपको ये मतदान केंद्र मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 2 किलोमीटर के एरिया में मतदान केंद्र यहाँ पे स्थापित किए जाता है चुनाव आयोग के जरिए। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, भारत में ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें डीआरडीओ, क्या होता है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसी के साथ साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनको डिज़ाइन करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं,
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सी है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि दोस्तों असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृति, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज है, सिंधी या फिर हिंदी, ठीक है। अगर कोई छूटी होगी दोस्तों तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। तो ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में इनको बताया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल या बजट कैबिनेट। दोस्तों बजट का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सर्च करिए इंस्टाग्राम पर HPG क्लब और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। क्यूज भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन बनाए गए हैं तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।